नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने डीसी सर्किट चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएल TG2 के लिए और जो भी बच्चे आईटीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी जो भी कल का वीडियो था उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और हर एक क्वेश्चन को बताते टाइम मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है उसका क्या रीज़न है ये आंसर होने का। उसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताएंगे। और दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं हम लोग 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब। तो दोस्तों, चालक का प्रतिरोध यानी कि R, तो R जो होता है वो डिपेंड करता है ρL/A, ये फार्मूला होता है R का। तो चालक का प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, लंबाई बढ़ने पर जो होगा वो बढ़ेगा और क्षेत्रफल घटने पर बढ़ेगा, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हो गई। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले में दिया है लंबाई बढ़ा दी जाए तो बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ेगा। और दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई बढ़ाने से दोस्तों क्षेत्र रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में एरिया भी बढ़ाने की बात बोली गई है। दोस्तों, जब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो उसी टाइप से आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, वो आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा हुआ है, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध बताइए। दोस्तों, अभी हमने बताया था, जो फॉर्मूला आपको बताया था R = ρL/A, वहाँ से पता चलता है कि जो लंबाई है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध और लंबाई में समानुपाती का रिलेशन है और जब भी समानुपाती का रिलेशन होता है तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है मूल बिंदु से जाती हुई। तो जो ऑप्शन A है वो हमको ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा है। तो जो 22 का आंसर A होगा वो A होगा, 22 का आंसर A होगा। अगर और 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको अभी मैं नहीं कराऊँगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर में लिखा हुआ है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे दूं कि जो रेजिस्टेंस है वो R = ρL/A होता है, जहां पर A एरिया है, L लंबाई है और जो ρ है दोस्तों वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो नॉर्मली किसी चालक की लंबाई या एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान किसी पार्टिकुलर पदार्थ के लिए फिक्स होता है। यानी कि जैसे अगर हम सपोज़ करिए गोल्ड का कोई कंडक्टर बनाते हैं सोने का, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होगा, चाहे जितनी आप उसकी लंबाई बढ़ा लें और चाहे जितनी घटा लें, चाहे एरिया उसका जितना भी परिवर्तित करें, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा यानी विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो फिक्स होगा। तो दोस्तों, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो मेनली आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो मटेरियल है उस पर निर्भर करेगा। तो आंसर 20 का जाएगा, पदार्थ चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। 24 का ऑप्शन आंसर जो होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता होता है। इसका मात्रक दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो इसका मात्रक जो होता है वो आपका यहाँ पर 25 का A होगा, सीमेन प्रति सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अगर विशिष्ट चालकता की बात करें तो ओम मीटर जो होगा वो बटे में आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। और 1/ओम जो होगा उसको हम सीमेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और मीटर तो बटे में है ही है, तो सीमेन प्रति सेंटीमीटर या मीटर हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा वो A जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर से यहाँ पर ओम मीटर तो खैर नहीं है, ओम सेंटीमीटर है, तो ये भी आंसर सही होगा। ऑप्शन जो इसका जाएगा वो B जाएगा, 26 का।
दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको लिख के बोलिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को कहा जाता है। तो जो प्रतिरोध है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो होगा आपका यूनिटी कह लीजिए कि आपका आयतन की बात करी गई है। तो 27 का जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि इकाई आयतन की बात बोली जा रही है, तो आपका यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध ही उसको कहते हैं जो रेजिस्टेंस होता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पर चलते हैं। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है और इसको कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 100 मीटर, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके भी दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तांबे का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 1.72 है। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रो L/A आपको रखना है। रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। रो का मान आपको दिया है कितना, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो 1.72 आपको रखना है। माइक्रो में है तो उसको आपको चेंज कर लेना है 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद L का मान आपको 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद इस मीटर को इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो 100 से और गुणा कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या रखना है, यहाँ पर एरिया नीचे रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको भी आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। और जो माइक्रो ओम दिया है इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो सबको सेंटीमीटर में आप कर लीजिए। तो इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा 28 का वो आएगा ए। आंसर जो आएगा वो ए आएगा 1.6 × 10⁻² ओम। ये फाइनल रेजिस्टेंस जो है हमारा निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन होता है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर प्रति डिग्री कोई मान लीजिए कंडक्टर है, उसके टेम्परेचर में अगर परिवर्तन करें तो उसके रेजिस्टेंस जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्वेश्चन नंबर डी आंसर होगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो डी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिरोध ताप गुणांक वही होता है, अगर टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है हर 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज होने से उसको प्रतिरोध ताप गुणांक या रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम हो तो 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला दोस्तों होता है RT = R0 ब्रैकेट में 1 + α0T। इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। RT यानी T डिग्री सेल्सियस पर जो आपका प्रतिरोध है, यहाँ पर R0 होगा, RT नहीं होगा, RT यहाँ होगा, ठीक है। तो R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि R0 की जगह पर आपको 50 रखना है। और 1 हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी है, ये देखिए 0.0043, ठीक है, तो वो रख देंगे। और T जो है वो 50 रखना है आपको। तो अगर जब इस फॉर्मूले में आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो जो 30 का आंसर होगा वो बी होगा 60.7 यानी कि 16.75 ओम। तो 30 का आंसर जो होगा वो आएगा बी। अगर दोस्तों आपका आंसर नहीं आता तो एक बार आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो भी भेज दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा है। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी चालक में तापमान में परिवर्तन करते हैं किसी भी मटेरियल में, तो उसके रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है उसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। अगर किसी चालक में आप चालक का तापमान बढ़ाते हैं, चालक है और उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा। और यही अगर अचालक है तो उसका तापमान अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सेम कंडीशन जो अचालक की कंडीशन है वो अर्धचालक में भी यही होती है।
तो ऋणात्मक ताप गुणांक उसी को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटे या टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़े, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। और ये दो मटेरियल में होता है, एक तो ये वो अचालक हो या वह अर्धचालक हो। तो हमको इन ऑप्शन में से ही अचालक या अर्धचालक देखना है दोस्तों। तो कॉपर एक चालक है तो ये तो होगा नहीं, एल्युमिनियम भी चालक है, नाइक्रोम भी एक तरीके का कंडक्टर ही है, माइका जो है दोस्तों वो इंसुलेटर है, एक तरीके का अचालक है या कुचालक कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा वो माइका का डी होगा 31 का। तो आशा आप सभी को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप याद रखिएगा हमेशा चालक का जो ताप गुणांक होगा वो धनात्मक होगा, अर्धचालक और अचालक का जो होगा वो ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, तो यहाँ पर धात्विक मतलब कंडक्टर बोला गया है, ये समझ लिए, धात्विक मतलब कंडक्टर की बात हो रही है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर सी होगा 32 का, क्योंकि मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक अगर होगा तो तापमान के साथ ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर ऋणात्मक होगा तो तापमान के साथ घटेगा, यानी तापमान बढ़ाने पर वो कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम बढ़ते हैं। 33 में क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक हैं। तो पावर सर्किट में जो रेजिस्टेंस प्रयोग किए जाते हैं उसकी बात बोली जा रही है कि कौन से जो रेजिस्टेंस है वो हम यूज़ करते हैं पावर सर्किट में। तो यहाँ पर हम लोग वायर वाउंड रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर पावर सर्किट में। तो आंसर बी होगा 33 का, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुछ टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, एक तो आप लोगों ने रियोस्टेट देखा ही होगा, लेकिन रियोस्टेट तो परिवर्ती प्रतिरोध होता है, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं जो वायर वाउंड होते हैं। ठीक है, वो परिवर्ती नहीं होते हैं, उन्हीं का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो वायर वाउंड जो रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है ये क्वेश्चन बता रहा है। तो आप याद रखिएगा यूरेका, ठीक है ना, यूरेका जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं वायर वाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो अपना है वो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग के बारे में बता दूं। जो नए बच्चे होंगे उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा या कुछ भूल गए होंगे, तो आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से होते हैं और उन पे जो है अलग अलग कलर्स जो हैं कुछ लगे होते हैं। आपने कभी पीसीबी बोर्ड वगैरह देखा है तो उसमें अलग अलग पट्टियाँ होती हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, और उन पट्टियों से ही उनका रंग पता चलता है। उन पट्टियों के ऊपर उनका रंग लगा होता है, उनके कलर्स होते हैं और उन कलर्स की कोडिंग होती है जिससे हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो है वो कितने ओम का लगा हुआ है। तो वो ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक टेबल हम लोगों को याद होना चाहिए। बहुत सिंपल टेबल है, बहुत ज़्यादा टफ टेबल नहीं है। ये देखिए, ये अलग अलग पट्टियों के लिए है। पहली पट्टी के लिए ये है, पहली पट्टी के लिए है, और उसी टाइप से पहली पट्टी के लिए, दूसरी पट्टी के लिए, तीसरी पट्टी के लिए और चौथी पट्टी के लिए। चौथी पट्टी जो है दोस्तों वो टॉलरेंस की होती है, यानी कितना प्रतिशत टॉलरेंस हो सकता है। दूसरी पट्टी जो होती है वो गुणक होती है, यानी मल्टीप्लायर होती है। पहली और दूसरी जो होती हैं वो आंकिक मान के लिए होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलूँगा। अब क्वेश्चन में आपको बताऊँ तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो 1.5 ओम था। तो 1.5 ओम जो होगा वो आंसर कैसे होगा। तो चले, हमको पहले 1 नंबर चाहिए। तो 1 जो है देखिए, पहले की बात अगर करें तो 1 नंबर जो है वो दोनों में है, भूरे में यानी ब्राउन में। तो पहला रंग जो आ गया वो ब्राउन आ गया। ठीक है, दूसरा अगर दूसरे उसकी बात करें तो हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 जो है वो ग्रीन के सामने है, तो ब्राउन हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, देखिए 5 और 1 और 5 के जो मिडिल में एक पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लायर जो है वो 10 की पावर -1 है। ठीक है ना, अगर 10 की पावर -1 करेंगे तभी तो ये 1.5 बनेगा, क्योंकि 10 नीचे जाएगा और 15 को 10 से भाग देंगे तो 1.5 बन जाएगा। तो 10 की पावर -1 हमें टॉलरेंस देखना होगा किस में होता है। तो ये जो है दोस्तों गोल्डन में होता है। आपको मैं दिखाऊं, देखिए इनटू, या तो ये हम समझ सकते हैं कि 10 की पावर -1 है, या ये समझ सकते हैं कि 0.1 है। तो इस टाइप से ये आंसर होगा। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्राउन बनेगा, ग्रीन बनेगा और गोल्डन बनेगा। ठीक है, गोल्डन। तो ये 3 कलर जो होंगे अपने होंगे। इस टाइप से जो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ब्राउन, ग्रीन और गोल्डन। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो है करना है। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1.5 ओम लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो आया था वो क्या आया था अपना, भूरा, हरा और सुनहरा, यानी कि ब्राउन, ग्रीन एंड गोल्ड।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दोस्तों 38वें नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि भूरा रंग चौथे प्लेस पर है और चौथे प्लेस पर टॉलरेंस होता है और भूरे रंग का टॉलरेंस जो होता है वो दोस्तों 1% होता है, ये आप याद रखिएगा। तो आंसर जो 38 का होगा वो आंसर नंबर डी आएगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगा आपको, उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल मैं दूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी सर्किट के बचे हैं वो कल मैं कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आईटीआई के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। धन्यवाद।